फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारे डिस्कशन का सीरीज चल रहा है, इसमें हम आधुनिक भारत इतिहास की जितनी भी क्वेश्चंस पूछी गई हैं 69वीं बीपीएससी से लेकर 60वीं 62वीं तक उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं और साथ में व्याख्या को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आधुनिक भारत का ये आखिरी सेशन है, यानी कि इसमें टोटल 176 क्वेश्चन डिस्कस करना था, जिसमें से हमने 122 डिस्कस कर दिया है, जो आपको पार्ट 5 और पार्ट 6 के नाम से अपलोड कर दिया गया है। आज जो है आपका 123 से लेके 176 तक का हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो वीडियो है उसको शुरू से लेकर आखिरी तक सुनिए और देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। फैरेजी आंदोलन, तो ये किया था आपको हाजी शरीयतुल्लाह ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। जो क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ ये आपको बीपीएससी के द्वारा जारी किया हुआ आंसर है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कोई एग्ज़ाम कंडीशन में कैसे क्वेश्चन को आप सही कर लेते हैं। आपको अगर आंसर नहीं भी पता है तब भी एलिमिनेट करके ऑप्शन को और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का यूज करके दिया हुआ है। फ्रेंड्स, फैरेजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार लाना था। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र पूर्वी बंगाल में था। इस आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा किया गया था। पूछ सकता है कि फैरेजी आंदोलन किससे संबंधित है, तो इस्लाम धर्म में सुधार से संबंधित है। प्रभाव क्षेत्र पूर्वी बंगाल और डेट पूछा जा सकता है तो 1818 ईस्वी। देख रहे हैं 1818, आपको याद करने में भी आसानी रहेगा। 18 याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था एक बार इसको। तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था इसको, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने बताया था कि कैसे ब्रिटेन जो है भारत का धन इंग्लैंड में ले जा रहा है और वहाँ पे यूज कर रहा है। दादा भाई नौरोजी भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षाविद तथा सामाजिक राजनेता थे। इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। उपनाम है इनका ग्रैंड ओल्ड मैन, ये याद रखेंगे आप। इनके द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ब्रिटेन में भारत के धन निकासी की ओर भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया था। समझ गए। 125 नंबर क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया। अगर आपने ऊपर देखा है डिस्कशन को, इसके पहले वाले लेक्चर को, तो आपको ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा जा चुका है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सीधे सीधे रिपीट होते हैं। तो पूर्ण स्वराज का जो पताका या मांग जो उठाया था वो उठाया था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। समझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ही देखना चाहिए। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया था। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। इस अधिवेशन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाने की घोषणा की गई थी। समझे, लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था यह। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी की सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे उनको कौन सा कारण उनको विद्रोह का नहीं था या विद्रोही बनने का नहीं था, यह पूछा गया है। तो इसका था आपको अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन डी जो है ये कारण नहीं था।
1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी, बल्कि उनकी धार्मिक राजनीतिक नीतियां और भारतीयों के साथ भेदभाव प्रमुख कारण था। तत्कालीन कारण ट्रिगर एनफील्ड राइफल था, जिसमें सूअर तथा गाय की चर्बी का इस्तेमाल कारतूस में किया जाता था, जिससे हिंदू तथा मुस्लिम दोनों समुदाय आहत थे। और इस कारतूस को जो है एनफील्ड राइफल में बढ़ने से पहले उसको दांत से काटा जाता था। तो इसमें धर्म जो था वह इन्वॉल्व था, जो कि सिपाहियों को बिल्कुल भी या किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होगा। 127 नंबर है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, तो वो था आपको चांदनी चौक से पालम। ऑप्शन ये है, करेक्ट है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में यह कहा जाता है कि इसके शासन की सीमा चांदनी चौक से लेकर पालम तक थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, समझे। 1857 में इनको नेता बनाया गया था, और इनको जब ये युद्ध ब्रिटिशों ने दमन कर दिया तो इन बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। नोट में दिया है कि आयोग द्वारा प्रश्न को विवादित मान डिलीट कर दिया गया है, इसको आयोग ने डिलीट कर दिया था, लेकिन करेक्ट आंसर इसका चांदनी चौक से पालम ही होगा। एक 128 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किए थे हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन बी सही है, समझे। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विरोध नहीं किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पूर्व ही यह साम्राज्य समाप्त हो गया था। इसके अलावा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 ईस्वी तक चला था, समझे। ऑप्शन में दिया हुआ था आपको तमिलनाडु और ये त्रावणकोर और विजयनगर, तो उसके बारे में भी बताया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर था इसका हैदराबाद का जो निजाम थे वो कभी विरोध नहीं किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक 129 नंबर क्वेश्चन है। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? 1875 में 1875 में दक्कन में दंगे हुए थे, उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो उसका तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, समझ गए। दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण महाजन के द्वारा वसूली जा रही ऊंची ब्याज दरें थीं। दक्कन विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी घाट था। इस विद्रोह की शुरुआत 1875 यानी कि 1875 में हुई थी। दक्कन विद्रोह का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, समझे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है हमारा। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? रजनी पामदत्त ने यह कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, तो उन्होंने यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी तथा यह 1905 ईस्वी तक उदारवादी नीति को अपनाती रही। 1905 ईस्वी के बाद अपनी नीतियों में इसने कुछ बदलाव किए, जिसकी आलोचना रजनी पामदत्त ने की है। इनके अनुसार कांग्रेस साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे। रजनी पामदत्त ने कहा है ये सेंटेंस कांग्रेस के बारे में, समझ गए। तो ये नाम याद रखेंगे आप। 131 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था।
टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र था तथा यह राष्ट्रवादी पत्रिका नहीं थी, जबकि द हिंदू, बंगाली आदि राष्ट्रवादी पत्रिका थी। दिया है ना आपको, द हिंदू, बंगाली, दी महारत, ये सब राष्ट्रवादी थी, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं थी। 132 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजयदान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। यानी कि प्रार्थना समाज के कौन थे? यंग इंडिया के, लोकहितवादी के, सत्य शोधक समाज के। तो सत्य शोधक समाज यहाँ पे आपका हो जाएगा ज्योतिबा फूले। यंग इंडिया हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। लोकहित प्रार्थना समाज आपका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, और लोकहितवादी आपका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। तो आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन सी में पहले दिया हुआ है। फिर आपको यंग इंडिया, तो ये आपका गलत है, यहाँ पे ज्योतिबा फूले है, जबकि महात्मा गांधी होना चाहिए, समझे। तो बी में ये क्रम सही दिया हुआ है, ऑप्शन बी में सॉरी, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज। थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ मैं। पहले प्रार्थना समाज है तो आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया है तो मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी है तो गोपाल हरि देशमुख, उसके बाद सत्य शोधक समाज है तो ज्योतिबा फूले, उसके बाद रहनुमाई मजदायन है तो नौरोजी फरदौनजी। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, समझे। यहाँ पे सामने दिया हुआ है आपको प्रमुख संस्था संस्थापक, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, रहनुमाई मजदान सभा दादा भाई नौरोजी। लाइक कर दीजिए सेशन को, और यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादक के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए, समझे। तो आपको द हिंदू के तो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा के ये थे। फिर है आपका बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिर है आपको हिंदुस्तानी, तो ये हो गया आपका गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक का है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन डी का जो क्रम है ये करेक्ट है। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है समाचार पत्र संपादक द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली SN बनर्जी यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। ऑप्शन सी, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, तब से बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। यह उपाधि रेड एम्सहर्स्ट हत्या के बाद चले मुकदमों के दौरान दी गई थी। तिलक इस मुकदमे के सिलसिले में 18 माह तक जेल में रहे थे। आयोग द्वारा इसका उत्तर ई दिया गया है। देखिए ऑप्शन ई की सबसे बड़ी खामी यह थी कि जिस पे भी विवाद होता था तो उसको दे देता था आयोग कि ऑप्शन ई सही है, और उसका ऑप्शन ई में 2 ऑप्शन थे, उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसको अब हटा दिया गया है, 4 ही ऑप्शन होंगे और निगेटिव मार्किंग होगा। 69 से ये हटा दिया गया है। 135 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी?
देख रहे हैं, भगत सिंह का उम्र उस समय 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था तथा उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ अप्रैल 1929 ईस्वी में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जब भगत सिंह ने बम फेंका था तो उनकी आयु 21 वर्ष से थोड़ी अधिक थी। समझे, 1907 से 1929 तो 21 साल हो गया, उससे थोड़ा सा अधिक था इनका उम्र। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो ये हुआ था आपको रॉलेट सत्याग्रह। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी। जनरल डायर के निर्देश पर इस सभा में गोलियां चला दी गई, जिसमें लगभग 900 से अधिक लोग मारे गए थे। ये सरकारी रिपोर्ट का आंकड़ा है, जबकि सच्चाई इससे भी अलग थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग सभा आयोजित किया और उसमें जो है जनरल डायर ने निर्देश दे दिया कि गोली चलाई जाए, और एक ही गेट था बाहर निकलने का, जिसमें आपको वृद्ध, बच्चे, महिलाएं सब थे। क्वेश्चन नंबर 137 है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो आपका सिंध, कठियावाड़, पंजाब, बिहार। तो ऑप्शन ए सही है, बिहार। बिहार जो वर्तमान में आपका झारखंड में आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह को उलगुलन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इसके अतिरिक्त बंगाल, असम, महाराष्ट्र आदि में भी जनजातियों ने विद्रोह किया। समझे, बिहार में ये तब आपको अब जो है झारखंड में है। आयोग द्वारा विकल्प ई को सही माना गया है, यानी कि सिंध और काठियावाड़ पंजाब ऑप्शन में था, इसलिए उसने ऐसा किया है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ऑप्शन सी सही है। उपयुक्त कथन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में दिया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। बिहार राज्य को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने में इनका प्रमुख योगदान रहा था। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भी संविधान सभा का? तो वो आप हमको कमेंट में बताएं। हिंट है कि वो भी बिहार से ही हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो था आपको ऑप्शन सी, चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह भारत में वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण में किया गया था। उनका यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ था। यह आंदोलन चंपारण में किसानों पर जबरन थोपे गए तिनकठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से ही महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। आपको इंडिया के लिए खेलने का मौका मिले और डेब्यू मैच में ही आप सेंचुरी मार दें, ऐसा ही कुछ हुआ था महात्मा गांधी के साथ। समझे, डेब्यू में ही उन्होंने सेंचुरी मार दी थी। चंपारण सत्याग्रह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखें। 140 नंबर है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो वो बिहार ही है फ्रेंड्स। ऑप्शन भी करेक्ट है। आज भी जो है बिहार में शराबबंदी लागू है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे कि किस डेट को लागू हुई थी और क्या क्या उसमें सज़ा का प्रावधान है। भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी।
इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा लोगों से शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राजस्व में भारी कमी आई थी। इस क्षतिपूर्ति को कम करने के उद्देश्य से बिहार के तत्कालीन सरकार ने फिर से लोगों का शराब सेवन हेतु प्रेरित किया था। समझे? 1920 में। नेक्स्ट है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? 1938 में। तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के मुद्दे पर ये इस्तीफा दिया था, तो ऑप्शन डी सही है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ने के विरोध में 1938 में इस्तीफा दे दिया था। इस सरकार का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में हुए चुनावों के तहत किया गया था। 64वीं में इतना क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपका आ गया 63rd बीपीएससी 63वीं 142 नंबर से। निम्न में से किस देशी रियासत के अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो वो था आपका ग्वालियर, ऑप्शन बी। अंग्रेजों ने ग्वालियर रियासत को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। अंग्रेजों द्वारा सिंध को 1843 में, अवध को 1854 में ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किया गया था। डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सतारा 1848 में, सबलपुर 1849, झांसी 1853 और नागपुर 1854 को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहला कौन सा था फ्रेंड्स? तो वो था आपको सिंध 1843 में और सतारा 1848 में। समझे? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज, सरकार के सत्ता की कटौती। तो नमक कानून को निरस्त नहीं करना था, जो उस पर टैक्स लगाया गया था उसको कम करना था, उसको ख़त्म करना था। तो आपका ए और बी, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और नमक कानून को निरस्त करना, ए और सी, इसमें से आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और ई ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि आयोग ने क्या चेक करवाया था। तो आयोग ने ई ही चेक करवाया है। देखें, ई ऑप्शन की सबसे बड़ी खामी यही थी। महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानूनों को निरस्त करने हेतु नमक सत्याग्रह 1930 में चलाया गया था। यह सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक कदम था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना एवं आम लोगों को आर्थिक राहत पहुंचाना था। एक से अधिक विकल्प सही हैं, तो यहाँ पे दिया है आपको ऑब्लिक में, उपरोक्त में से एक से अधिक। समझ गए? 144 देखते हैं। 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। ये भी फेवरेट है बीपीएससी का, तो आप इसको रट लेंगे। मुपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। किसने किया था? तो अली मुसलियार। म से मुपला, म से मुसलियार। तो थोड़ा बहुत आप निमोनिक्स भी ध्यान में रखेंगे तो याद आ जाएगा। इस विद्रोह का मुख्य कारण किसानों में से वसूली की जा रही अधिक लगान की दरें थीं, परंतु बाद में यह विद्रोह सांप्रदायिक कारणों से अधिक विस्तारित हुआ था। समझे? मुपला विद्रोह केरल 1921 और नेतृत्व अली मुसलियार। 145 नंबर है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो ये हुआ था आपको बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में हैदर रजा तथा मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। दिल्ली में हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रद्द किया गया था। दिल्ली दरबार लगा था जब, इसको रद्द कर दिया गया और 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। समझे? 146 है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो उन्होंने माना है लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार 1909, ध्यान होगा आपको।
लॉर्ड मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और लॉर्ड मिंटो की इन गतिविधियों के कारण राजेंद्र प्रसाद ने इसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था। ऊपर भी हमने डिस्कस किया था ये 1909 का अधिनियम सांप्रदायिक चुनाव, पृथक चुनाव निर्वाचन, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहीं पे जो है पाकिस्तान की बीज बोई गई थी। 147 देखते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बम्बई, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता ऑप्शन ए में है। तैयब जी केटी तेलंग ऑप्शन बी में है, ने किया था, यानी कि ए बी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर था उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। यह संगठन भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने और भारत का उत्थान करने के लिए अपनी संस्कृति को अपनाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा एक अंग्रेजी समाचार पत्र द बॉम्बे क्रॉनिकल भी शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो फिरोज शाह मेहता। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 और आपको दो लोगों ने किया था, फिरोज शाह मेहता और तैयब जी केटी तेलंग। समझ गए? देखते 148 नंबर क्वेश्चन है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो वो लॉर्ड कर्जन ने किया था, ऑप्शन बी सही है। नवंबर 1904 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसके अंतर्गत 17 से 20 वर्ष के युवाओं को कैडेट से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। समझे? 149 है। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो दिया गया था आपको मदन लाल ढींगरा को, ऑप्शन ए में है मदन लाल ढींगरा। किसकी हत्या? तो कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। कर्नल वाइली भारतीय सेना का एक अवकाश प्राप्त अधिकारी था, यानी कि रिटायर्ड था, जो लंदन में रहता था। मदन लाल ढींगरा को इसके हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 ईस्वी को पेंट विलेज जेल में फांसी दी गई थी। किस जेल में? पेंट विलेज जेल में। क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो वो हुआ आपको 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है 1919 को, और 1909 को मार्ले मिंटो, मैंने आपको बता ही दिया। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था। द्वैध शासन, देखिए डायआर्की, मैंने बताया था इसके अगले वाले लेक्चर में आपसे। द्वैध शासन यानी कि रेवेन्यू जो है वो अंग्रेजों के पास आएगा और जिम्मेदारी जो है वह भारतीयों के पास आएगा। समझ गए? ये था द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 151 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और इसमें आपका प्रथम तृतीय में उसने नहीं लिया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन ई। समझे? तीनों दिया हुआ है ना, तो केवल 2 में उसने भाग लिया था, प्रथम और तृतीय में ए और सी जो है इसमें नहीं लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी शामिल हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो क्रमशः 1930, 31, 32 में आयोजित की गई, इसमें मुस्लिम लीग तथा भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर जी और मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से केवल द्वितीय में थे। समझ गए? पहले और तृतीय में नहीं थे।
152 नंबर है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वो है आपका बेलगांव अधिवेशन 1924। ऑप्शन बी सही है। एक 152 नंबर क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में किया था। यह एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी का पुनः कांग्रेस में विलय हो गया था। जो स्वराज पार्टी आपको याद ध्यान आ रहा होगा कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर बनाई थी 1923 में, उसका विलय जो पुनः 1924 में हो गया। बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष महात्मा गांधी, मात्र एक ही बार अध्यक्ष बने वो 1924 में। इम्पोर्टेंट है, यह ध्यान में रखेंगे। 153 नंबर है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टोफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, वेवेल नहीं थे। ऑप्शन बी जो है सही है, वेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 ईस्वी में भारत पहुंचा था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं को यह विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामलों पर समझौता हेतु तैयार है। इस मिशन की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। कौन था अध्यक्ष? तो पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। इसके अन्य सदस्य स्टोफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे। समझे, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो ये लिखा है रहमत अली ने। ऑप्शन सी सही है, नाउ और नेवर। चौधरी रहमत अली के द्वारा नाउ और नेवर पैम्पलेट को लिखा गया था। इस पैम्पलेट के माध्यम से चौधरी रहमत अली एक अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग करते थे तथा उन्होंने नारा दिया था, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस पैम्पलेट का पहला प्रकाशन 1933 में किया गया था, 1933 में। रहमत अली, पाकिस्तान नाम भी इन्होंने दिया और नाउ और नेवर पैम्पलेट भी इन्होंने ही लिखा था। देखिए 155 नंबर बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी सही है। अब तो आपको बिलीव हो रहा होगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं बिहार पीसीएस में, तो आप इसको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा देखिए वीडियो और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा थोड़ा नया ही चैनल है, इसलिए हम आपसे बोलते हैं सब्सक्राइब करने के लिए कि हमारा भी मन लगा रहेगा। भारत में सती प्रथा के उन्मूलन हेतु राजा राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। सती प्रथा को भारत में पूरी तरह गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। इस प्रथा को विनियमन X5 सेकंड यानी कि 17 के द्वारा 1829 ईस्वी को अवैध घोषित किया गया था। 1829 में विनियमन 17, ध्यान रखेंगे आप, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया आपको, ऑप्शन सी सही है, 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। कर्जन ने इस अधिनियम को पारित कर पंजाब के किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली को बचाया था। इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों की सुविधा हेतु सहकारी समिति तथा कृषि बैंक की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन था ना आपको, 1898 से 1905 तक। 157 नंबर है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये की गई थी आपको सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य विभाग की स्थापना 1947 ईस्वी में सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य भारत में रियासतों के प्रवेश को सुरक्षित करके भारत की राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। समझे। अब यहाँ पे आपको 60 से 62 बीपीएससी का क्वेश्चन शुरू हो गया। एक ही साथ हुई थी ये एग्ज़ाम, 60वीं 62वीं, अब 63वीं से अलग अलग आने लगी है वैकेंसी। पहले 2-3 साल की वैकेंसी एक ही बार आती थी। तो 158 नंबर है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? तो ये लिखा है आपको W.W. हंटर ने, मुसलमानों के बारे में।
सर विलियम विल्सन हंटर के द्वारा, ये WW का फुल फॉर्म है, विलियम विल्सन हंटर के द्वारा लिखी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में यह कहा गया है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होता रहेगा। हंटर के इस कथन के बाद मुस्लिम समुदाय के प्रति ब्रिटिश सत्ता के दृष्टिकोण में बदलाव आया था, यानी कि थोड़ा नरम रुख अपनाया था ब्रिटिशों ने मुसलमानों के प्रति। 159 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 176 क्वेश्चन का ये डिस्कशन है, तो अब ख़त्म ही होने वाला है, 15-20 क्वेश्चन और रह गए हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो थे आपको बाबू कुंवर सिंह, यानी कि वीर कुंवर सिंह बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान नेता थे। ये भी फेवरेट है बीपीएससी को, तो ये भी आप पढ़ लेंगे अच्छे से। जगदीशपुर आरा के शाही जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने 80 वर्षों की उम्र में भी अंग्रेजी हुकूमत का जमकर सामना किया था। समझे, जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे, ये जमींदार थे। और आप लोग जो हैं 20, 25, 30 साल के एज में 1 घंटे का लेक्चर नहीं देख रहे हैं। सोचिए क्या जज्बा था उनमें और क्या है हम में और आप में। मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, 1 घंटा कंटिन्यू बोलता हूँ, गला में पेन होता है, फिर भी मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? तो उससे मेरा भी रिवीजन होता है, आपको भी कुछ सीखने को मिलता है। और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्या करेंगे आप। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसान का बात जहाँ भी आए आप स्वामी सहजानंद सरस्वती सीधे टिक मारिए, ऑप्शन सी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष एवं सचिव क्रमशः स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष हो गए और सचिव हो गए आपको NG रंगा बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा ने अगस्त 1936 में एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और ग्रामीण किसानों के ऋण को समाप्त करने की मांग की थी। समझे, 1936 में। अगला है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन है आपको, यह कथन किसने लिखा? तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा, ऑप्शन सी। समझे, एक बार और ये ऊपर क्वेश्चन 68वें या 69वें में आ चुका है, वो डिस्कस किया था हमने, आपको ध्यान आ रहा होगा और आपने लेक्चर को देखा है तो। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था तथा इसके शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर थी। वर्ष 1900 में इन्होंने कहा था कि मेरा विश्वास है कि कांग्रेस विनाश के कगार पर खड़ी है तथा भारत में रहते हुए मेरी अभिलाषा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण विनाश में सहायता करूं। इसका है कथन ये, तो लॉर्ड कर्जन का है। 162 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ऊपर के एग्जाम में आ चुका है, तो वो है आपको उधम सिंह। कहाँ पे मारा था इन्होंने गोली? तो लंदन में। सोचिए, 13 मार्च 1940 को। मूवी भी आई थी इस पे, तो ये न्यूज़ में रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। सर माइकल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी था। यह 1912 से 1919 ईस्वी तक पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर था। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की। समझे। 163 नंबर देखते हैं। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था आपका लॉयड जॉर्ज। ऑप्शन ए ही सही है इसका। लॉयड जॉर्ज जो है 1919 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 1919 में जब यह अधिनियम पारित हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे।
भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? इसके जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन डी सही है। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। इन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका तथा जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार की तथा जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को इन्होंने भारतीय झंडा तिरंगा को सर्वप्रथम फहराया था। सेम टू सेम यही लाइन था आपको ऊपर के डिस्कशन में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा या भिकाजी कामा भी रहता है तो आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय क्रांति की जननी और माँ भी कहा गया है इनको। 165 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था 1933 में? तो वो थे आपको ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी। समाजवाद के समर्थक थे ये 1933 में और ब्रिटिश शासन देशी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की बल्कि राजसी राज्यों, जमींदारी प्रथा तथा पूंजीवाद को भी समाप्त करने का आह्वान किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता क्रमशः 1929 लाहौर हो गया, फिर 1936, फिर 1937 में किया था। ठीक है, 3 बार अध्यक्ष बने थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 166 नंबर क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी? तो सूर्य सेन, इनको मास्टरदार भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी चटगांव शस्त्रागार पर हमला सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के लगभग 65 सदस्य इस छापेमारी में शामिल थे। चटगांव स्थल वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। चटगांव, सूर्य सेन, मास्टरदार भी इनको कहा जाता है और चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना भी इन्होंने बनाई थी। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ 167 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में कौन सी पत्रिका नहीं लिखती थी? तो वो थी आपकी ऑप्शन डी यंग इंडिया। इसके संपादक थे आपको महात्मा गांधी जी। वर्ष 1919 में यंग इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पत्रिका के माध्यम से गांधी जी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार, आगे आयोजित होने वाले आंदोलनों में अहिंसा का प्रयोग संबंधी बातों को प्रकाशित करते थे। यंग इंडिया पुस्तक के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य अहिंसावादी गतिविधियों पर जोर देना था। समझ गए? 168 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो वो कंजर्वेटिव दल था, आपका ऑप्शन सी सही है। कंजर्वेटिव दल के टिकट पे उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़े थे और चुने गए थे। सॉरी, यहाँ पे उदारवादी दल है, ऑप्शन ए सही है। उदारवादी दल के टिकट पे वो चुनाव लड़े थे। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने उदारवादी दल यानी कि लिबरल पार्टी के टिकट पर यह चुनाव लड़ा था। दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी तथा 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। समझे? दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। वो यहाँ पे आपको लिबरल से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, कंजर्वेटिव लिबरल, लेकिन उदारवादी दल, लिबरल दल ध्यान रखेंगे आप कब? तो 1892 ईस्वी में। अब आइए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 169 169 क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना निम्न में से किसकी असफलता के बाद हुई? तो वो हुई थी असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद, जिसको चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। दिया हुआ आपको देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से 1 जनवरी 1923 ईस्वी को
स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता तथा स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करना था। समझे। और 1924 के बेलगांव अधिवेशन में फिर इसका विलय करवा दिए थे, महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। तो 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही है, अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार का अर्थ है भगवान का सेवक होता है। यह खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी प्रांत में पठानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन था, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट्स, और खान अब्दुल गफ्फार खां का जो उपनाम है वो सीमांत गांधी है। और 1929 ईस्वी में इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 171 है, कैबिनेट मिशन भारत आया, तो वो आया था आपको 24 मार्च 1946 ईस्वी में। तो यहाँ पे कहीं 46 नहीं है, तो ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। इस मिशन के 3 सदस्य थे, जो इस प्रकार हैं: पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, सर स्टोफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ सत्ता को ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को हस्तांतरित करना था। उद्देश्य भी पूछा जाता है, और डेट भी, और सदस्यों के नाम भी। तो ये सब फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। 172 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी, तो वो थी आपको इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन बी सही है। इसके संस्थापक जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में की थी, यानी कि 1885 से पहले ही आएगा ना 1876, तो पूर्ववर्ती पूछा गया है। यह संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन था, जिसका विलय बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया गया था। फिर आगे आपको द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है आपको सर लियोनेल कर्टिस को। ऑप्शन डी सही है। द्वैध शासन यानी कि डायआर्की का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी में है सर लियोनेल कर्टिस। डायआर्की का फाउंडर था ये। ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनेल कर्टिस को भारत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। वर्ष 1915 में सर्वप्रथम इन्होंने इस प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसे बाद में डायआर्की नाम दिया गया था। समझे। 174 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, तो वो किया गया था 1936 में। किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद होना चाहिए आपको। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया था। 1936 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने इसका पहला अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया था। इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी। समझ गए। 175 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो वो हटाया गया था उनको 1874 में। सिविल सर्वेंट थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1874 में उनको निकाल दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने वर्ष 1869 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की थी तथा उन्हें सिलहट, असम में सेवा हेतु नियुक्त किया गया था। कुछ त्रुटि के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1874 ईस्वी में सेवा से निष्कासित कर दिया था। समझे। उस समय एज लिमिट भी कम ही था, 19 या 21 वर्ष था, तब इन्होंने सिविल सर्विस निकाली थी। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ? समझे। तो वो था आपका लिट्टन। ऑप्शन बी में दिया हुआ है लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल 1876 से 80 तक था।
इन्होंने सर्वप्रथम खान बहादुर तथा राय बहादुर की उपाधियां प्रदान करने की प्रथा आरंभ की थी। इसी के शासन काल में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था और इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसको रिपन ने ख़त्म किया था। ठीक है, तो ये टोटल जो है 176 नंबर क्वेश्चन 176 तक हमने डिस्कस कर लिया। इसके आगे भी दिया हुआ है तो वो पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी जो है अब एनालिटिकल हो चुका है, समझ गए। तो 10 साल का क्वेश्चन सफिशिएंट है, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, या किसी के पास भी नहीं है। तो 10 साल का क्वेश्चन हम लोग आधुनिक भारत का डिस्कस कर लिए। आधुनिक भारत का ये लास्ट लेक्चर था। तो इसके बाद हम किस सब्जेक्ट को शुरू करें, प्राचीन करना है, मेडाइवल करना है, या पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो आप बोलेंगे मैं उसको शुरू कर दूंगा। 10 साल का क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर डिस्कशन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।